पिछले बार हम लोगों ने जो सप्तांग राज्य का जो पहला अंग है, जिसको स्वामी या राजा कहते हैं, उसके संदर्भ में कुछ पक्षों पर विचार किया था और आज भी हम लोग उसी से संबंधित कुछ अन्य पक्षों पर विचार करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो राज्याभिषेक की प्रक्रिया थी, जो कि प्राचीन भारत में अपनाई जाती थी, वो राजा की शक्तियों का भी प्रतिपादन करती है और राजा के दायित्वों का भी, उसकी मर्यादाओं का भी प्रतिपादन करती है। और आज जो विषय सबसे पहले हम लोग जिस पर विचार करेंगे वो ये है कि हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों ने राजा के क्या कर्तव्य बताए हैं। इस दृष्टि से लगभग सभी राजशास्त्रकारों ने राजा के 3 मुख्य कर्तव्य बताए हैं। पहला कर्तव्य है प्रजा रक्षण, दूसरा है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना और तीसरा है न्याय करना। ये 3 ऐसे कर्तव्य हैं जिनका कि उल्लेख लगभग सभी राजशास्त्र के आचार्यों ने किया है। अब पहली बात तो यह है कि प्रजा रक्षण से क्या तात्पर्य है। तो कामंदक ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा कि 5 प्रकार के भय होते हैं प्रजा में और इन 5 प्रकार के भयों से प्रजा की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य है। तो ये जो 5 प्रकार के भय हैं जिनसे प्रजा को संरक्षण देना है, वो 5 प्रकार के भय क्या हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले तो राजा ही है, क्योंकि राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके प्रजा के लिए कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो पहला भय तो राजा का होता है अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। दूसरा भय राज्याधिकारियों का होता है अगर वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें और वे रक्षक ना होकर भक्षक बन जाएं, तो राज्याधिकारियों का भय। फिर जो राज परिवार के लोग होते हैं वे भी आमतौर से भय का कारण बन जाते हैं, क्योंकि राज परिवार के लोगों में इतना मद और इतना अहंकार आ जाता है सामान्यतः कि वे प्रजा को समुचित महत्व नहीं देते और प्रजा के साथ मनचाहा व्यवहार करते हैं। तो तीसरा भय कामंदक कहते हैं राज परिवार के सदस्यों का है। और चौथा भय चोर डाकुओं का है, यानी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं किसी समाज में, अराजक तत्व, सामाजिक तत्व, जिनको हमारे यहाँ कंटक कहा गया। तो इनका भय भी प्रजा में रहता ही है। और फिर बाह्य शत्रुओं का भय कि जो दूसरे राज्य हैं, जो पर राज्य हैं, वे भी राज्य के लिए चुनौती और समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के भय से रक्षा करना, यही प्रजा रक्षण होता है कि प्रजा को इन 5 प्रकार के समस्याओं से, इन 5 प्रकार की कष्टदायी परिस्थितियों से बचाना, इसके लिए राज्य होता है। तो एक तो राजा का कर्तव्य ये है, प्रजा रक्षण है। और इसीलिए कौटिल्य ने का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और प्रजा के सुख और प्रजा के हित से इतर राजा को किसी सुख या किसी हित की कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो प्रजा नाम सुखे राजा, की जो प्रजा का सुख है वही राजा का भी सुख है, प्रजा का जो हित है वही राजा का भी हित है। तो इस आधार पर हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों ने राजा का पहला कर्तव्य बताया। फिर दूसरा कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, उसका पालन कराना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो वर्णाश्रम धर्म है। सभी प्रकार की भौतिक, नैतिक और आत्मिक उन्नति का आधार हमारे यहाँ सदैव वर्णाश्रम धर्म को माना गया।
और उसकी महत्ता इसलिए भी अधिक है क्योंकि वो एक ईश्वरीय विधान है। भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस वर्ण धर्म का सृजन करने वाला मैं हूँ, और इस वर्ण धर्म का पालन करने से प्रजा में अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन होता रहे, विभिन्न वर्णों के लोग अपने धर्म का, विभिन्न आश्रमों के लोग अपने धर्म का समुचित रूप से पालन अगर करते रहें तो समाज में, राज्य में हमेशा सुव्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन समाज में अव्यवस्था तब पैदा होती है कि जब वर्ण की या आश्रम की जो मर्यादाएं हैं लोग उनका अतिक्रमण करते हैं, और तब प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, स्वार्थपरायणता, अराजकता, अशांति, ये सारी समस्याएं पैदा होती। तो इसलिए राजा का ये कर्तव्य है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार लोग व्यवहार करें, लोग आचरण करें, और वर्ण संकरता और कर्म संकरता ना होने पाए। क्योंकि प्राचीन भारतीय जो दृष्टि है उसमें संकर दोष को बहुत घातक माना गया है। वर्णों में संकरता आ जाए तो उसके उपरांत कर्मों में संकरता आ जाती है, और कर्म संकरता से फिर तमाम तरह की विकृतियाँ, विद्रूपताएँ, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए वर्ण सांकर्य ना आने पाए, ये देखना राजा का कर्तव्य है। तो इसलिए हम सभी राजशास्त्रकारों में इस बात का अध्ययन करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की व्यवस्था को बनाए रखना ये राजा का एक बहुत ही प्रमुख दायित्व है। और फिर राजा का एक दायित्व है न्याय करने का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। राजा न्याय का केंद्र है, न्याय का स्रोत है। और जो भी, यद्यपि न्याय करते समय उसको शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर काम करना पड़ेगा। ऐसे बहुत थोड़े से मामले हैं जहाँ पर राजा स्वमत से, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है न्याय के क्षेत्र में। उन मामलों को प्रकीर्णक कहा गया है कि जो प्रकीर्णक के अंतर्गत मामले आते हैं उनमें तो राजा स्वमत से निर्णय कर सकता है, लेकिन बाकी मामलों में, और जिसमें कि बहुत प्रकार के मामले आते हैं, उन मामलों के निर्धारण में, वहाँ पर न्याय करते समय राजा को शास्त्र में प्रतिपादित जो विधि हैं या शास्त्र में प्रतिपादित जो दंड की व्यवस्था है या शास्त्रों में प्रतिपादित जो मर्यादाएं हैं उसके अनुसार उसे न्याय करना है। और उसको इस कार्य में जो दूसरे न्यायशास्त्री हैं, जो दूसरे दंडाधिकारी हैं या न्यायाधिकारी हैं, वे उसका सहयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग आगे चल के देखेंगे कि न्याय के इस कार्य में सभ्य लोग, यानी जैसे कि एक जूरी सिस्टम पश्चिम के कुछ देशों में होता है, उसी तरह से हमारे यहाँ सभ्य लोग भी बैठते थे न्याय संपादन की प्रक्रिया में, और राजा उनसे भी परामर्श लेता था और दूसरे न्यायाधिकारियों से, दंडाधिकारियों से भी परामर्श करता था, और तब वो किसी विषय पर अपना निर्णय या किसी अपराधी को दंडित करने का कार्य करता था। तो प्रकीर्णक के अंतर्गत जो मामले आते हैं उनको छोड़कर बाकी विषयों के जिनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें राजा जब न्याय कार्य करता है तो एक तो उसको न्यायाधिकारियों और दंडाधिकारियों से परामर्श करना चाहिए, और दूसरा जो कुछ भी दंड या अनुग्रह उसको करना है वो शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। ऐसा हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों ने कहा है। प्रकीर्णक के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं तो जैसे राजाज्ञाओं का उल्लंघन
ये प्रकीर्णक के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर राजा अपने मत से, अपने हिसाब से निर्णय कर सकता है कि किसी को दंड दिया जाए या न दिया जाए या कितना दिया जाए। तो एक तो राजाज्ञा का उल्लंघन ये प्रकीर्णक के अंतर्गत आता है। वर्ण संकरता जो उत्पन्न हो रही है वहाँ पर दंडित करने में राजा अपने मत से कार्य करता है। हमारे यहाँ प्रायश्चित का बहुत बड़ा स्थान रहा है दंड व्यवस्था में, न्याय की व्यवस्था में। तो प्रायश्चित के जो विधान हैं उनको लोग ठीक से कर रहे हैं, जिनको प्रायश्चित करना है वे उसके विधान को ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई व्यतिक्रम तो नहीं है। इससे संबंधित जो मामले हैं वे भी प्रकीर्णक के अंतर्गत आते हैं, जहाँ राजा स्वमत से अपने स्तर पर निर्णय करके व्यवस्था दे सकता है। तो इसलिए ये सब 3 मुख्य दायित्व राजा के माने गए। अब एक जो अंतिम राजा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विषय है वो है कि राज सत्ता का नियंत्रण कैसे किया जाए। आमतौर से एक धारणा बनी हुई है हमारे समाज में भी या भारत के विषय में बाहर भी कि भारत में एक निरंकुश राजतंत्र था, एक तरह की ऑटोक्रेसी थी हमेशा से। और यहाँ के जो राजा थे वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और जो चाहे वो करते थे, और प्रजाजनों को चुपचाप उनका आज्ञा पालन करना होता था, और प्रजाजन कोई राजा का विरोध या प्रतिरोध कर नहीं सकते थे। तो एक निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था भारत में थी। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और ये भ्रांति इस मान्यता पर आधारित है कि सभी राजतंत्र निरंकुश होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। राजतंत्र यानी मोनार्की एक प्रकार का शासन तंत्र है, और ऑटोक्रेसी यानी निरंकुश तंत्र या डिक्टेटरशिप दूसरे प्रकार का शासन तंत्र है। ये तो यूनानी दार्शनिकों ने भी ये डिस्टिंक्शन माना है कि हर राजतंत्र ऑटोक्रेसी नहीं होता, निरंकुश तंत्र नहीं होता। राजतंत्र जब विकृत हो जाता है तब वो निरंकुश तंत्र में परिणत होता है। जो राजतंत्र सम्यक अर्थ में है वो तो अपनी मर्यादाओं में, सीमाओं में कार्य करता है, और प्रजा का कल्याण करना उसका लक्ष्य होता है। तो इसलिए प्राचीन भारत में राजतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया गया, निरंकुश तंत्र की व्यवस्था को नहीं। ये अलग बात है कि कई राजा अत्याचारी हो गए, अनाचारी हो गए, वो राज सत्ता का मद में वो बहक गए और अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य भूल गए और प्रजा पीड़न करने लगे। इसके दृष्टांत मिलते हैं, लेकिन ये सिद्धांत से च्युत होना है। ये सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत की विकृति है। तो इसलिए जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को बिना किसी सामग्री के, बिना किसी पाठ्य पुस्तक की सहायता से अपनी परीक्षा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई परीक्षार्थी किसी नकल की सामग्री का इस्तेमाल करता है, चाहे वो थोड़े लोग करते हों चाहे सब लोग करते हों, तो वस्तुतः ये विकृति है, ये कोई सिद्धांत नहीं है परीक्षा का। तो इसी तरह से राजतंत्र तो एक सिद्धांत है, लेकिन निरंकुश तंत्र इस सिद्धांत की विकृति है। भारत में राजशास्त्रकारों ने जिस व्यवस्था का समर्थन किया है वो है राजतंत्र, जो कि मर्यादाओं में, सीमाओं में काम करती है। और हम लोग देखेंगे कुछ उसके, हम आपको दृष्टांत देंगे कि किस तरह से राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, इस बात को ध्यान में रखकर उसके ऊपर कितने अंकुश और कितने नियंत्रण लगाए गए।
बल्कि कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हाथी के ऊपर अंकुश नहीं होगा तो वो मतवाला होके विध्वंस पैदा करेगा। घोड़े की अगर लगाम नहीं होगी तो वो बेलगाम होकर विध्वंस पैदा करेगा। इसी तरह से अगर राजा के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, अंकुश नहीं होगा, तो राजा भी राज्य का विध्वंस करेगा, वो राज्य का कल्याण नहीं करेगा। तो इसलिए एक श्रेष्ठ राजतंत्र की व्यवस्था में एक मर्यादित, नियंत्रित राजशक्ति की धारणा का प्रतिपादन किया गया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो नियंत्रण है वे लीगल कम है, एथिकल, मॉरल या स्पिरिचुअल ज़्यादा है। क्योंकि आजकल के सेकुलर स्टेट में भी आप कहेंगे कि नियंत्रण होते हैं, लेकिन आजकल के सेकुलर स्टेट में राज सत्ता पर जो भी नियंत्रण होते हैं वो सब लीगल होते हैं, वैधानिक होते हैं। वस्तुतः आप जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में तो अब ये हो रहा है कि हम किसी मॉरल या किसी कन्वेंशनल रिस्ट्रिक्शन को जब चाहें किनारे कर सकते हैं और ये मानते हैं कि ये तो केवल एक एकेडमिक चीज़ें हैं, इनकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई लीगल लिमिटेशंस हैं तो उसकी चिंता थोड़ी बहुत करना चाहिए। यद्यपि हम ये भी देखते हैं कि अब तो लीगल लिमिटेशंस की भी ज़्यादा चिंता नहीं की जाती, उनसे भी बचने का रास्ता निकाल लिया जाता है। तो आज के सेकुलर स्टेट में भी चेक्स एंड बैलेंसेस की या लिमिटेशंस लगाने की एक व्यवस्था है, लेकिन वो मूलतः और तत्वतः वैधानिक व्यवस्था है, जिससे बचने के क्योंकि जो राजशक्ति के प्रयोक्ता हैं उनकी नैतिक आत्मिक सामर्थ्य पर तो आजकल ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता। जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है किसी भी शासक के लिए वो तो सेल्फ लिमिटेशन होती है कि मर्यादा का ध्यान रखे, मर्यादा का पालन करने का भाव हो, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण न करे। तो जैसे कि एक श्रेष्ठ मनुष्य वो है जो कि अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आचरण करता है, व्यवहार करता है। जैसे चोरी हम इस डर से करें, इस डर से ना करें कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, बल्कि ये समझ के करें कि भाई चोरी करना तो मानव धर्म नहीं है, या चोरी करना तो एक पाप है या एक अपराध है। इसलिए नहीं कि कानून की व्यवस्था में हम पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि तो ये सेल्फ लिमिटेशन कि नहीं ये तो कर्तव्य ही नहीं, ये तो हमारे लिए करणीय ही नहीं है, इसलिए इसको तो हम करेंगे ही नहीं, कानून में चाहे जो कुछ लिखा। तो कानून आज के जो सेक्युलर स्टेट है या आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो मॉरलिटी से ज़्यादा लॉ के ऊपर जोर देती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में तमाम तरह की कानूनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन उससे कोई स्थिति में कोई बहुत अंतर तो पड़ता नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जो कि पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थीं, लॉ से रेगुलेट हो रही हैं, उनके लिए लॉ बने हुए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समाज को कानूनी तंत्र में बांधना वस्तुतः मनुष्य के पतन का संकेत होता है कि इस समाज के लोगों में आत्मनियंत्रण का भाव समाप्त हो चुका है और ये बाहरी डर के कारण ही नियंत्रित और मर्यादित व्यवहार कर सकते हैं। तो जो आज के सेकुलर स्टेट्स में जो स्थिति है, जो भारतीय जो सभ्यता रही, जो भारत की संस्कृति रही, भारत के जो प्राचीन राज्य रहे, या उस समय के जो मनुष्य थे, या उस समय के जो शासक थे, या उस समय के आचार्य थे, वे बिल्कुल भिन्न दृष्टि रखते हैं।
उनके लिए मनुष्य के ऊपर सबसे बड़ा नियंत्रण आत्मनियंत्रण है। जैसा कि मैंने राजा के विषय में बताया कि राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। जो जितेंद्रिय राजा है या जो जितेंद्रिय राज्याधिकारी हैं, वे स्वयं अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे। इसलिए वहाँ कभी कोई कार्यवाही करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो भारत में भी राज सत्ता के ऊपर जो नियंत्रण लगाए गए हैं वे नैतिक, आत्मिक अधिक हैं। दे आर मोर मॉरल एंड स्पिरिचुअल देन लीगल। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। लीगल तरीके से भी कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि राजा और मंत्रियों और राज्याधिकारियों के लिए जो मर्यादाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, तो वो इसीलिए प्रतिपादित हैं कि बाहरी नियंत्रणों की ज़्यादा आवश्यकता न रह जाए। सच्चा अनुशासन या सच्ची व्यवस्था उस समाज में आती है जहाँ पर रोज लोग अपनी मर्यादा को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। बाहर से जो आरोपित की गई व्यवस्था होती है या मर्यादा होती है वो अल्पजीवी होती है, वो ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकती। तो इसलिए राजा के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो ये डिफरेंस जो मॉडर्न सोसाइटी का जो मॉडर्न स्टेट में जैसे कि होता है और जैसा कि हमारे यहाँ धर्म केंद्रित राज्य में जैसा होगा, वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल भिन्न प्रकार से चीज़ों को देखा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो राजा के ऊपर कैसे नियंत्रण लगाए गए? वे आत्मारोपित भी हैं, वे समाज की परंपराओं और मान्यताओं के प्रति सम्मान से भी उत्पन्न होते हैं और वे कुछ राजनीति की व्यवस्थाओं से भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कि राजा के ऊपर सबसे बड़ा नियंत्रण धर्म और धर्माधिकारी यानी पुरोहित का है। इतना बड़ा नियंत्रण है कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जो धर्म है वो क्षत्रियों का छत्र है। यानी राजा जो है वो प्रजा को नियंत्रित निर्देशित करता है और धर्म राजा और प्रजा दोनों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। छत्रस्य छत्रम, क्षत्रियों का छत्र है धर्म, राजाओं का वो क्षत्र है। राजा को उसके अनुसार उसकी छत्र छाया में अपने कर्तव्यों का संपादन करना चाहिए, उसकी मर्यादाओं का ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इसलिए और जो पुरोहित है उसकी आप जानते हैं, जो राजगुरु है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिसकी आज्ञाएं, जिसका परामर्श राजाओं को निरंतर लेना चाहिए। ऐसा हमेशा से भारतीय राजशास्त्र की परंपरा में, राजाओं की परंपरा में हम ये देखते हैं कि राजा लोग जो थे वे अपने गुरु, अपने पुरोहित के निर्देशों आदेशों के अनुसार ही राज्य का संचालन करते थे। और इसलिए हमारे यहाँ ये माना गया कि जो स्वर्ग के राज्य में सिद्धांत है वही पृथ्वी के राज्यों में भी लागू होगा। स्वर्ग के राज्य में दो सत्ताएं हैं, एक तो धर्म सत्ता और एक राज सत्ता। धर्म सत्ता बृहस्पति यानी गुरु बृहस्पति के हाथ में है और राज सत्ता इंद्र के हाथ में है। और बृहस्पति का स्थान उच्चतर है और इंद्र का स्थान उनके नीचे है। बृहस्पति के निर्देशों के अनुसार इंद्र को दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे वैदिक ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया। बृहस्पति नीति बल के प्रतीक हैं और इंद्र शस्त्र बल के प्रतीक हैं। और नीति का बल शस्त्र के बल से
ट्रेस्ड होता है। दूसरे शब्दों में जो बात हमारे यहाँ सभी आचार्यों ने कही, ब्राह्म तेज और छात्र तेज, इन दोनों के सम्मिलन से राज्य का सुचारू संचालन होता है। राज्य के सुचारू संचालन के लिए ब्राह्म तेज की भी आवश्यकता है और छात्र तेज की भी आवश्यकता है। भगवत गीता में इसको ध्रुवा नीति कहा गया कि ये अटल नीति है, बिना इसके कोई राज्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकते। लेकिन दोनों में जो श्रेष्ठता है, पहला स्थान है वो ब्राह्म तेज का है, छात्र तेज उसके उपरांत है। दोनों को उचित रूप से, समन्वित रूप से राज्य के कल्याण का प्रयास करना चाहिए, लेकिन प्रधानता ब्राह्म तेज की है, छात्र तेज की नहीं। छात्र तेज की प्रधानता अगर हो जाएगी तो वहीं पर राजा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेगा। अगर धर्म का या ब्राह्म तेज का अंकुश नहीं रहेगा राजा के ऊपर तो राजा निरंकुश हो जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों का विचार है। बिना ब्राह्म तेज के, यानी ब्राह्म तेज वो वृक्ष है जिसके सहारे छात्र तेज रूपी जो वल्लरी है, जो लता है, वो आगे बढ़ती है। जैसे कि किसी भी लता को आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए किसी वृक्ष की सहायता चाहिए, तो वही रूपक का इस्तेमाल करके कहा गया कि ब्राह्म तेज की सहायता से ही राजा उन्नयन करता है, राजा का उन्नयन होता है, राज्य का उन्नयन होता है। इसलिए धर्म जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक है, राजा का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रक है। और धर्म के तत्व का प्रतीक गुरु होता है, पुरोहित होता है, या दूसरे जो ऋषि और आचार्य होते हैं वे होते हैं, जिनके आज्ञा और निर्देशन में राजा को राज्य का संचालन करना चाहिए। और ये एक अविरल परंपरा भारतीय राजनीति में विद्यमान रही, जिसके निकट अतीत में सबसे श्रेष्ठ दृष्टांत शिवाजी महाराज हैं, जो अपने गुरु समर्थ रामदास से निरंतर मार्गदर्शन लेके, परामर्श लेके अपने राज्य का संचालन करते थे। तो ये इस संदर्भ में आदि पर्व में इसी बात को एक दृष्टांत के द्वारा निरूपित किया गया। महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें धर्म और राजनीति के संबंध का निरूपण है। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः, राज्य रूपी जो महाद्रुम है, जो विशाल वृक्ष है, उसको धारण करने वाले युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिरो धर्ममयो, और युधिष्ठिर एक धर्मज्ञ राजा हैं। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमा, महाद्रुम कहते हैं विशाल वृक्ष। विशाल रूप, इस विशाल वृक्ष में जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर रूपी एक विशाल वृक्ष खड़ा है। ये जो विशाल वृक्ष है, इसके जो स्कंध हैं वे अर्जुन हैं, इसके जो कंधे हैं वो अर्जुन हैं। स्कंदो अर्जुनो भीमसेनस्य शाखा, भीमसेन इसकी शाखाएं हैं। माद्री सुतो पुष्प फले समृद्धे, माद्री सुत यानी माद्री के पुत्र जो पांडवों में जो दो भाई हैं, वो दोनों माद्री सुत जो हैं वो इसके पुष्प और फल हैं, इसकी समृद्धि है। मूलम कृष्णो ब्रह्मचा ब्राह्मणाश्च, और इसका मूल कौन है? इस धर्म द्रुम की युधिष्ठिर रूपी ये जो महावृक्ष है, इसका जो मूल है वो भगवान कृष्ण है, ब्रह्म है, ब्राह्मण है।
यानी जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, वे इसके मूल होते हैं। तो ये आदि पर्व में इस प्रकार से धर्म और राजनीति के संबंध को निरूपित किया गया कि धर्म मूल है, और जब राजनीति इस मूल में प्रतिष्ठित होती है तभी वो फलती फूलती है, तभी उसकी शाखाएं पुष्पित पल्लवित होती हैं, तभी उसका विस्तार और विकास होता है, तभी वो शक्तिशाली बनता है। अगर धर्म में वो अगर वो धर्म में रूटेड नहीं है, अगर वो धर्म पर टिका नहीं है, तो ऐसा राज्य तो हमेशा समस्याओं, कठिनाइयों और संताप और दुख से ही ग्रस्त रहेगा। क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं जय भी है और वहीं सुख भी है। तो ये आदि पर्व में इस तरह से धर्म और राजनीति के संबंध की व्याख्या एक रूपक के माध्यम से की गई। तो एक तो नियंत्रण, जो सबसे बड़ा नियंत्रण राजा के ऊपर होता है, वो तो ये है। दूसरा नियंत्रण मंत्रिपरिषद और पौर परिषद का होता है। मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उनके विषय में कहा गया है कि भाई जो मंत्री हैं वो तो परम आवश्यक हैं। बिना कोई भी राजा अकेले राज्य का संचालन नहीं कर सकता, इसलिए मंत्रियों की तो नितांत आवश्यकता है, और राजा को मंत्रियों की सम्मति और सहमति के साथ ही राज्य का संचालन करना चाहिए। और हमारे यहाँ राजा और मंत्रियों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसको लेकर बहुत विस्तार से विचार भी किया गया है। मंत्रियों में कौन से गुण अपेक्षित हैं, मंत्रियों की भूमिका क्या है, मंत्रियों को किस तरह से निर्भीक और वाक्पटु होना चाहिए, इन सब का विस्तार पूर्वक विवेचन राजशास्त्र के ग्रंथों में किया गया है। तो राजा जो है वो अपने मंत्रियों से भी अनुशासित है, उसका भी प्रभाव है उनके ऊपर। और पौर परिषद, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था होती थी, संख्या की दृष्टि से भी और महत्व की दृष्टि से भी, जिसमें राजवंश के वरिष्ठ लोग, सेना के वरिष्ठ लोग, जो जनपद और ग्राम हैं उनके जो वरिष्ठ लोग, और जो अन्य आचार्य राज्य के हैं इसमें बैठते थे। और राजा पौर परिषद का अनुमोदन प्राप्त करता था अपने निर्णयों के लिए और अपनी योजनाओं के लिए। और पौर परिषद जो थी वो अगर किसी निर्णय को या किसी कार्य को अनुमोदित न करे तो राजा उसको संपादित नहीं कर सकता था। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि राजा दशरथ को भी जब राम का राज्याभिषेक करना था तो उन्होंने पौर परिषद के सामने प्रस्ताव रखा और इसकी अनुमति ली। तो इसलिए पौर परिषद भी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था थी और इसका भी राजा के ऊपर नियंत्रण था। राजा को अनुशासित करने में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर जैसा कि हमने देखा कि राज्याभिषेक की प्रक्रिया में ही राजसत्ता की मर्यादाओं का विवेचन हो जाता है। राज्याभिषेक की प्रक्रिया के कुछ पक्षों का हमने अध्ययन किया, और जैसा कि B.R. दीक्षितार, जो कि भारतीय राजदर्शन के एक बहुत बड़े व्याख्याकार हुए, B.R. दीक्षितार, उन्होंने कहा कि भाई जो राजसूय यज्ञ होता था राज्याभिषेक के समय, वो राजा का राजनीतिक संस्कार था, राजा का एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से शुद्धिकरण था कि वो राज्य जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को संभालने के लिए मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से, आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाए, जिससे कि वो अपनी भूमिका का भली प्रकार से निर्वहन करे। तो इसलिए जो यज्ञ होता था वो राजा में श्रेष्ठता का आधान करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपाय था। इसलिए B.R. दीक्षितार ने कहा कि राजसूय यज्ञ जो था वो राजा का राजनीतिक संस्कार था।
purification. Purification of the king before he assumes the reins of power. जिसको राजशक्ति का प्रयोग करना है, उसके अंदर राजशक्ति का प्रयोग करने की सामर्थ्य ही नहीं, बल्कि उसके लिए जिस प्रकार का निष्कलंक चरित्र चाहिए वो भी होना चाहिए। चारित्रिक सामर्थ्य भी चाहिए। तो इसलिए राज्याभिषेक की प्रक्रिया एक राजनीतिक संस्कार था। ये भी एक तरीका था राजा के अंदर श्रेष्ठ गुणों का, दायित्वबोध का आधान करने का। और फिर इसी राजाभिषेक की प्रक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे राजा अनुमति लेता है पृथ्वी से भी, आकाश से भी, रत्नियों से भी, भिक्षा ग्रहण करता है रत्नियों के पास जाके। और अगर कोई रत्नी भिक्षा देने से मना कर दे राजा को, तो राजा के लिए बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो जाती थी, क्योंकि बिना सब रत्नियों की से भिक्षा प्राप्त किए राजा राजपद पर बैठने का अधिकारी नहीं होता था। तो ये जो राज्याभिषेक की प्रक्रिया में भी राजशक्ति को नियंत्रित करने की व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। और फिर राजा के ऊपर कुल परंपरा का नियंत्रण था। राजा के ऊपर ग्रामों की स्वायत्तता का नियंत्रण था। जैसे आजकल का राज्य है, जहाँ चाहे, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे हमारा मोहल्ला हो, चाहे हमारा शहर हो, हमारा गांव हो, सब कुछ राज सत्ता के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। किसी की कोई स्वायत्तता नहीं बची। चाहे शिक्षा संस्थाएं हो, बुरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ चुकी हैं। इस चीज़ के लिए प्राचीन भारतीय राज्य में स्थान नहीं था, क्योंकि जो गुरुकुल थे, जो विश्वविद्यालय थे, वे स्वायत्त थे। जो कुल थे, वे अपनी कुल परंपरा का पालन करें, इसकी उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। वहाँ राज्य का, राजा का हस्तक्षेप नहीं था। जो श्रेणियाँ थीं कारीगरों की, व्यापारियों की, वे अपने तरीके से अपने व्यापार वाणिज्य का संचालन करती थीं, उनको स्वायत्तता थी। जो ग्राम थे, वे स्वशासित थे। ग्राम स्वराज का विचार तो आज भी प्रचलन में है। राजा वहाँ भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। तो ये जो जीवन के विभिन्न पक्ष किस तरह से राजनीति से अप्रभावित होकर, राज्य से अप्रभावित होकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे, और जीवन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ राजा और राजनीति के लिए कोई ज़्यादा स्थान नहीं था। ये भी राजशक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा नियंत्रण था। तो इसलिए जो लोक परंपराएं थीं, जो कन्वेंशंस जिनको आजकल हम कहते हैं, जो कन्वेंशंस थीं, जो ट्रेडिशंस थीं, इंग्लैंड में आज भी कन्वेंशंस का बहुत महत्व है। यद्यपि वे लिखित नहीं हैं, उनका कोई कानूनी स्वरूप नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के शासन संचालन में कन्वेंशंस का, परंपराओं का आज भी असाधारण महत्व है। और कोई भी सरकार उनकी अवहेलना नहीं कर सकती। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी था कि बहुत सारी कन्वेंशंस थीं, ट्रेडिशंस थीं, लोक परंपराएं थीं, लोकाचार था, जिसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता था। तो राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है प्राचीन भारत में, और वो राजशक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा नियंत्रण है। आज जो एक टोटलिटेरियन स्टेट में जैसे हम रह रहे हैं, चाहे उसको फॉर्मली आप कहिए कि वो टोटलिटेरियन है या नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकली टोटलिटेरियन है, क्योंकि हमारे जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से पर राजशक्ति की दखल है, राजशक्ति का नियंत्रण है। और जो जीवन की जो संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो एक प्रकार से राज्य की शाखाएं बन के रह गई हैं।
उनकी अपनी जो अस्मिता है, उनकी जो अपनी स्वायत्तता है, वो खतरे में पड़ चुकी है। तो ये जिस प्रकार के राज्यों को, जिस तरह के टोटलिटेरियन स्टेट्स को आज हम देखते हैं, इसकी तो प्राचीन भारत में कल्पना ही नहीं की जा सकती। और हिंदी के और इतिहास के एक बहुत बड़े आचार्य हुए वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने कहा भी है कि भारत में कभी राजसत्ता की अधिकता को, प्रचुरता को स्वीकार नहीं किया गया। राजसत्ता का स्थान हाशिए पर है, केंद्र में नहीं। आज राजसत्ता केंद्र में आ गई है और इसलिए वो सारे जीवन को नियंत्रित करती है, संपूर्ण मनुष्य को, मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों का पर उसका नियंत्रण है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसलिए प्राचीन भारत का जो राज्य है वो अथॉरिटेरियन नहीं है, वो टोटलिटेरियन नहीं है, बल्कि उसमें एक बहुत ही सुंदर हमें अथॉरिटी और ऑटोनॉमी का बैलेंस देखने को मिलता है। राजसत्ता है लेकिन स्वायत्तता का भी एक बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। तो इसलिए आज के राज्य तो हमारे उस प्राचीन राज्य व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न प्रकार के हैं, उनका तो कोई इससे संबंध ही नहीं बन सकता। और फिर कानून के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया कि जो विधि है उसका जो स्रोत है वो श्रुति है। जो हमारे शास्त्र हैं उनसे विधियाँ निकलती हैं। ये भी कहना शायद बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आचार्यों ने कहा है कि जो विधि है वो तो रीत है, कॉस्मिक लॉ। ईश्वर ने जो इस ब्रह्मांड को, समाज को संचालित करने के का एक जो विधान दिया है, जिसको हमारे यहाँ रीत कहा गया, इसी रीत को वेदों ने धर्म का स्वरूप दिया है। और यही धर्म राज्य को चलाने वाली विधियों का आधार है। तो हमारे यहाँ राजा जो है वो विधि निर्माता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये पश्चिम की अवधारणा है कि जो विधि है उसका स्रोत राजा है या सरकार है, शासक है या उसकी सरकार है। ये नहीं, हमारे यहाँ विधि जो है उसका स्रोत जो है वो रीत है, या रीत जो कि वेदों में जब प्रकट हुआ तो धर्म के रूप में प्रकट हुआ। तो धर्म जो है और धर्म को प्रतिपादित करने वाले शास्त्र जो हैं, यानी राजा और राज्य दोनों से पहले रीत है, दोनों से पहले धर्म है, और इनको उसके अनुसार अपने राज्य का संचालन करना है। तो इसलिए राजा जो है वो विधि का भी स्रोत नहीं है। किंग इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ, स्टेट इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ। और जैसा कि मैंने बताया कि करारोपण के सिद्धांत में भी कि शास्त्र में प्रतिपादित जो टैक्सेस हैं, जो कर हैं, उनके हिसाब से राज्य का संचालन होना है। इसलिए मेधातिथि जिन्होंने कि मनुस्मृति के ऊपर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी, मेधातिथि ने कहा है कि धर्म में जो इष्ट हो राजा उसी के अनुसार व्यवस्था करे। जो भी समाज की राजा एक तरह से एक अभिकर्ता है, एक एजेंट है। और किसका अभिकर्ता है कि जो शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनको समाज में चरितार्थ करना या करवाना, ये उसका दायित्व है। इसलिए मेधातिथि कहते हैं कि धर्म में जो इष्ट हो राजा उसी को समाज में, समाज की व्यवस्था में स्थापित करे। तो इस तरह से भी हमारे यहाँ जो राजशक्ति है उसके ऊपर नियंत्रण है, मर्यादा है। तो इसलिए हम
भारत में किसी निरंकुश से भारत राजशास्त्र के सिद्धांत के ऊपर अगर दृष्टि डालें तो निरंकुश तंत्र का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राजा जब भटक जाता है किन्हीं कारणों से और अपनी राजशक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तभी निरंकुशता पैदा होती। जब तक राजा धर्म और शास्त्र के अनुसार मर्यादाओं में काम कर रहा है, तब तक राजा जो है वो एक सेवक का धर्म निभाएगा। कभी वो राजशक्ति का अनियंत्रित प्रयोक्ता नहीं हो सकता। हमारे यहाँ इसकी कोई कल्पना ही नहीं बनती राजशास्त्र के सिद्धांत में। अब जो दूसरा अंग है राज्य का, सप्तांग राज्य का, वो है मंत्री, या जिसके लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया गया, या जिसके लिए सचिव शब्द का भी प्रयोग किया गया। उनमें इन शब्दों के अर्थ में थोड़ा बहुत भेद है, लेकिन ये सभी शब्द हमारे यहाँ मंत्री, सचिव, अमात्य, ये सभी शब्द चलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शब्द प्रचलन में रहा या जिसकी प्रतिष्ठा रही वो है अमात्य। और अमात्य शब्द ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। अमात्य से मतलब होता है हमारा, यानी जो राजा का प्रिय व्यक्ति है, उसका प्रिय मित्र है, उसका प्रिय साथी है, जो कि राज्य संचालन के कार्य में उसका सहयोग करता है। तो मंत्री का, अमात्य का बहुत महत्व है, वो राज्य का दूसरा अंग है। और इतना महत्व है कि मनु ने लिखा भी है कि जब छोटे से छोटे कार्य को अकेले करना संभव नहीं होता और वहाँ भी हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है, तो राज्य जैसा इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा और इतना जटिल कार्य राजा अकेले कैसे संचालित कर सकता है। इसलिए राजा को मंत्रियों की, अमात्यों की आवश्यकता तो होगी ही होगी। बिना अमात्यों के राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। तो इसलिए और इतना महत्व दिया गया कि मत्स्य पुराण में एक बात कही गई कि मंत्री कितने आवश्यक हैं राजा के लिए। मत्स्य पुराण में आता है कि राज्याभिषेक के दौरान जब राजा का सिर गीला हो, क्योंकि इसको राजा को जल से अभिसिंचित करते हैं तो उसका सिर गीला हो ही जाता है, तो जब राजा का सिर गीला हो राज्याभिषेक के दौरान, उसी समय उसको अपने अमात्यों का और मंत्रियों का निर्धारण कर लेना चाहिए और राज्य की व्यवस्था कैसे चलानी है इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो इतना महत्व मत्स्य पुराण में मंत्रियों की होने या अमात्य के होने को दिया गया। अब दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल में राजा के जो मंत्री हैं वो उनकी संख्या कितनी हो, इस पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा मत भिन्नता है और अलग अलग आचार्यों ने कुछ भिन्न दृष्टि प्रतिपादित की है। जैसे शांति पर्व में कहा गया कि राजा के कम से कम 3 मंत्री तो होने ही चाहिए। कम से कम 3 मंत्री राजा को रखने ही चाहिए। कौटिल्य और कामंदक ने 12 मंत्रियों के होने की बात कही है कि राजा के मंत्रिमंडल में 12 मंत्री होने चाहिए। अब जो 2 मुख्य धाराएं हैं भारतीय राजशास्त्र की, बृहस्पत्य और औशानस, तो बृहस्पत्य जो हैं वो 13 मंत्रियों के होने की बात करते हैं, जो औशानस हैं वे 20 मंत्रियों के होने की बात करते हैं। अब एक जो ज़्यादा प्रचलित या मान्य मत है वो मनु का है। मनुस्मृति में ये कहा गया कि राजा के 7 या 8 मंत्री होने चाहिए। और शिवाजी महाराज ने मनु के सिद्धांत को अपनाते ही अपने 8 मंत्रियों
की नियुक्ति की थी, जिसको कि अष्टप्रधान कहते हैं, इतिहास में चर्चित है, विदित है। तो इसलिए मंत्रियों की संख्या, लेकिन ये स्पष्ट है कि जैसे आजकल की डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल, तो ये हमारे यहाँ आवश्यक नहीं माना गया। संख्या से अधिक महत्व उनकी योग्यता, उनकी पात्रता को दिया गया। एक योग्य और पात्र व्यक्ति बहुत सारे दायित्वों को बहुत अच्छे प्रकार से निर्वहन कर सकता है। तो इसलिए भारतीय जो राजशास्त्र है उसमें मंत्रियों की संख्या को लेकर अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि कोई बहुत बड़ी संख्या में राजा के मंत्री हों, ऐसा विचार कोई भी स्वीकार नहीं करता। और जैसा कि मैंने कहा कि मंत्रियों के गुणों पर बहुत अधिक बल दिया गया। जैसे कि राजा के गुणों के ऊपर बहुत बल दिया गया, तो ये कहा कि भाई राजा और मंत्री दोनों मिलके ही तो राज्य का संचालन करेंगे, तो अगर राजा गुणी है तो मंत्रियों के गुणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कामंदक ने अपने नीति शास्त्र में 7 गुणों का उल्लेख किया है कि मंत्रियों में ये 7 गुण होने चाहिए। जैसे कहते हैं निर्भीकता होना चाहिए, निडर होकर राजा के सामने अपना पक्ष रखें, अपना विचार रखें। मंत्रियों की जनता में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लोकप्रियता होनी चाहिए, जनता में उनका सम्मान होना चाहिए। उनके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, जटिल प्रश्नों को भी तुरंत समझ सकें और निष्कर्ष निकाल सकें, तो ये प्रतिभा भी उनके अंदर होनी चाहिए। वाक्पटु होने चाहिए, सत्यवादी होने चाहिए, राजा के सामने सत्य भाषण करें, उसको राज्य के विषय में सत्य सम्यक स्थिति का निरूपण करें और राजा जो कह रहा है उसको बाहर सम्यक तरीके से व्यक्त करें। तो ये सब गुण मंत्रियों में कामंदक अपेक्षित मानते हैं। लेकिन साथ साथ कामंदक ने, जैसा कि राजा के संदर्भ में हमने देखा, कामंदक कहते हैं कि भाई 12 व्यसन ऐसे हैं जिनसे कि मंत्रियों को दूर रहना चाहिए। ये उनकी चारित्रिक और नैतिक और बौद्धिक सामर्थ्य को बहुत कमज़ोर करते हैं, इसलिए 12 व्यसनों से उन्हें मुक्त होना चाहिए। वो 12 व्यसन जो उन्होंने बताए हैं उनमें से है कटु भाषण, कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए, मद्यपान से दूर रहना चाहिए, स्त्री प्रसंग से दूर रहना चाहिए, जुआ है, अभिमान से दूर रहना चाहिए, प्रमाद, आलस्य, ये सब इस प्रकार से 12 जो दुर्गुण या व्यसन हैं, इनसे मंत्रियों को दूर रहना चाहिए अगर वे राज्य को उचित रूप से संचालित करना चाहते हैं। और कौटिल्य ने कहा, इसी आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भाई जो राजा के अमात्य हैं वे 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बड़े उत्तम कोटि के, कभी जो अमात्य होते हैं वो मध्यम कोटि के होते हैं, क्योंकि हमेशा उत्तम कोटि के मिलें ये कभी कभी संभव भी नहीं होता। और तीसरे जो निम्न कोटि के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण के अनुसार राजा के अमात्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। राजा को प्रयास करना चाहिए कि सदैव उसको उत्तम कोटि के अमात्य प्राप्त हों, तो राज्य का संचालन करने में सुविधा रहती है। अब दूसरे है कि मंत्रणा के विषय क्या हो। मंत्र बल का बड़ा महत्व है। मंत्र बल से राज्य की दिशा और राज्य की सफलता दोनों तय होती है। इसलिए मंत्र शक्ति या मंत्र बल को बहुत महत्व दिया गया है, मंत्रणा को बहुत महत्व दिया गया। तो राजा और मंत्रियों के बीच जो मंत्रणा होती है वो किन किन विषयों पर हो सकती है? वो शांति और युद्ध के विषय हो सकते हैं,
राजा और राष्ट्र की रक्षा के विषय हो सकते हैं, धन प्राप्ति और धन के संवर्धन के विषय हो सकते हैं, करारोपण कैसे किया जाए ये विषय हो सकते हैं। तो इसलिए ये सब विषयों के ऊपर राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है। लेकिन ये है कि पहली बात तो यह है कि मंत्रणा में मंत्रियों को निर्भीक होकर और गुण दोष के आधार पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। मंत्री विदूषक की भूमिका या चाटुकार की भूमिका न निभाएं। वे राज्य के मंत्री हैं, वे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे राजा के चाकर नहीं हैं। इसलिए उन्हें निर्भीक होकर गुण दोष के आधार पर मंत्रणा में अपने विचार प्रकट करने चाहिए और राजा को अनिवार्य रूप से उनकी सम्मति और सहमति लेनी चाहिए। फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ राजशास्त्रकार कहते हैं कि मंत्रणा हमेशा एकांत में होनी चाहिए। मंत्र जो होता है वो गुप्त होता है और उसके गुप्त होने में ही उसकी शक्ति है, उसका बल है। इसी प्रकार से जो राज्य विषयक मंत्रों पर जो विषयों पर जो राज्य से संबंधित विषयों पर मंत्रणा होती है वो भी गुप्त होनी चाहिए, समय से पहले प्रकट नहीं हो। जो पात्र नहीं है उन तक वो चीज़ प्रकट ना हो, शत्रुओं को पता न चलने पाए। और यहाँ तक आचार्यों ने कहा है कि इसलिए मंत्रणा के स्थान पर शुक सारिकादि पक्षियों को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर से ये बात सुन के दोहराने लगते हैं और इसलिए भेद खुल सकता है मंत्रणा का। तो इसलिए ये भी कहा गया है कि जहाँ पर मंत्रणा हो वहाँ पर कोई दूसरा मनुष्य तो दूर, वहाँ पर तोता और मैना जैसे पक्षी भी नहीं होने चाहिए जिनसे मंत्रणा या गुप्त बातों के प्रकट होने का अंदेशा हो। इतना महत्व है क्योंकि मंत्रणा जो है वो विजय का, सफलता का मूल है। फिर ये बात कही गई कि कभी कभी असाधारण परिस्थिति पैदा हो जाती है, सभी मंत्रियों से मंत्रणा करना संभव नहीं होता, कुछ आकस्मिक परिस्थिति हो जाती है, तुरंत निर्णय लेने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजशास्त्रकारों का कहना है कि राजा अपने 3-4 जो बड़े महत्वपूर्ण उसके मंत्री हैं उनसे ही केवल मंत्रणा करके निर्णय ले सकता है। पूरे मंत्री परिषद को बुलाना ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं है, तो राजा अपने 3-4 मंत्रियों से मंत्रणा करके निर्णय ले सकता है। आजकल भी हम जानते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसको किचन कैबिनेट कहते हैं, कि जो 3-4 लोग होते हैं जो कि राजा शासक वर्ग जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हीं से परामर्श कर लेता है और निर्णय या तो सर्वसहमति से हो या बहुमत से हो, इस बात का भी प्रतिपादन किया गया। और जिस प्रकार से भी हो उसको उस प्रकार से लागू किया जाए, उसके आधार पर राज्य का संचालन किया जाए। हमारे राजशास्त्रकारों का मानना है कि मंत्री का जो धर्म है वो बड़ा कठिन धर्म है, क्योंकि एक ओर तो उसके लिए राजा खड़ा है और दूसरी तरफ उसके लिए प्रजा खड़ी है। अब उसको ऐसे मंत्रणा देनी है, ऐसे सहमति देनी है कि राजा भी बुरा ना माने और प्रजा भी बुरा ना माने। तो इसलिए राजा और प्रजा दोनों के बीच मंत्री का स्थान है और उसको एक संतुलन कायम करना पड़ता है कि ना राजा, उसकी मंत्रणा ना राजा के लिए समस्या कारक हो
और उसकी मंत्रणा ना प्रजा में अलोकप्रिय हो। इसलिए मंत्री को इस पक्ष को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा सभी राजशास्त्रकारों का कहना है। लेकिन सभी राजशास्त्रकार ये मानते हैं कि अधर्म और अनीति से राजा को बचाना ये मंत्री का परम कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन उन्हें पूरी निर्भीकता से करना चाहिए। ऐसे मंत्री हुए भी हैं, खासतौर से महाभारत काल में विदुर इसके बहुत बड़े दृष्टांत हैं कि जो धृतराष्ट्र को कटु परामर्श देते रहते थे। धृतराष्ट्र उसको सुने न सुने, लेकिन वो अपने दायित्व में कभी चूकते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो निष्ठा थी अपने राज्य के प्रति थी, राजा के प्रति भी थी, लेकिन उनकी अंतिम निष्ठा तो अपने राज्य के प्रति थी। और ऐसे बहुत सारे मंत्री हुए प्राचीन काल में भी और अर्वाचीन काल में भी, जो कि भारतीय राज व्यवस्था से संचालित हो रहे थे, जहाँ मंत्रियों ने अपने दायित्व का, अपने धर्म का भली प्रकार से निर्वहन किया। तो ये राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, आमात्य या मंत्री। अन्य पक्षों पर फिर हम आगे विचार करेंगे।